क्लियर? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सबको। तो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था ज़ाइगोमाइसीटीज के साथ वाइंड अप किया था, एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद the your next class एस्कोमाइसीटीज। एंड एस्कोमाइसीटीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सो इन ज़ाइगोमाइसीटीज हमने जो स्टार्ट किया था, ज़ाइगोमाइसीटीज के इंपॉर्टेंट मेंबर राइजोपस के साथ स्टार्ट किया था। गुड आफ्टरनून बेटा। Rhizopus, commonly known as black bread mold, and this is also known as pin mold due to the shape of the sporangium, typical shape, and black color के इसमें क्लेमाइडोस्पोर मिलते हैं, that's why the zygospore मिलते हैं, that's why the black bread mold, bread पे मिलने वाली फंगस है, यूजुअली saprophytic fungi है। स्पेशल केसेस में अंडर सर्टेन कंडीशन इट विल बिकम पैरासिटिक। स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, दिस वाज द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी। द सेकंड वन इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस। 3 टाइप के हाइफिस में थे, स्टोलोन, राइजोड एंड स्पोरेंजियोफोर। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से था, और स्पोर्स इसमें बनते हैं प्लेनोस्पोर। इसके अलावा इसमें ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्मेशन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट एंजिन कॉपुलेशन से था, दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ zygospore, and the zygospore finally will germinate and give rise to germ sporangium that will undergo meiosis, inside which the meiosis will occur, and finally haploid spores are released in the air. अब नेक्स्ट हमने म्यूकर का केस, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, तो एक बार म्यूकर को डिस्कस कर लेते हैं। एक जितने डिफेंसेस आपने किए हैं वो भी अच्छे हैं। अगर आपने डिफेंसेस प्लॉट कर लिए हैं, मैंने आपको सबको कहा था कि क्वेश्चन राइजोपस पे भी रहता है, क्वेश्चन म्यूकर पे भी रहता है, दोनों पे ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैं म्यूकर के लिए लिखवा रहा हूँ वो भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं म्यूकर को लेके। क्योंकि हम सिर्फ डिफरेंसेस नोट करेंगे म्यूकर और राइजोपस के केस में, जब हम म्यूकर को स्टडी करते हैं तो हम म्यूकर और राइजोपस के सिर्फ डिफरेंसेस स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में फर्स्ट पॉइंट देखिए कि द म्यूकर, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज म्यूकर म्यूसिडो। द मोस्ट common species is Mucor mucido, which is also known as Mucor caninus. Mucor caninus. This is the most common species, and along with this, there is another species, Mucor racemus. These are the two common species which are also common air contaminant. ये आपके कॉमन एयर कंटेमिनेंट भी हैं। कॉमन एयर कंटेमिनेंट का मतलब होता है लाइक जैसे आपने कोई न्यूट्रिएंट मीडियम फ्री छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए आपने न्यूट्रिएंट मीडियम को फ्री छोड़ दिया है, या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम को ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर किया जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम हम जैसे हमारे घर पे ब्रेड वगैरह रहती है, या फिर कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें शुगर प्रेजेंट रहती है, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी आप कह सकते हो, वहां पे ये बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। एयर में प्रेजेंट सबसे कॉमन जो स्पोर्स रहते हैं वो आपके म्यूकर म्यूसिडो पे रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन एयर कंटामिनेंट। कॉमन नेम की अगर हम बात करें, इट इज आल्सो नोन एज पिन मोल्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी पिन मोल्ड बोला जाता है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज ब्लैक मोल्ड। अब इसमें ब्रेड नहीं मैंने वर्ड यूज किया, जो ये है आपका, इसमें मैंने ब्रेड वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि जो म्यूकर की स्पीसीज रहती हैं ये ज्यादातर आपकी कोप्रोफिलस रहती हैं। म्यूकस की जो स्पीसीज है म्यूकर की, ये कोप्रोफिलस है। हालांकि जो आपका राइजोपस था वो कैसा था, सैप्रोफिटिक नेचर का था। पिन मोल्ड, क्योंकि इसमें भी स्पोरेंजियम की शेप जो रहती है वो कैसी रहती है, पिन लाइक रहती है, और जाइगोस्पोर इसमें भी बन रहा है और उसका कलर कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक मोल्ड।
दैट्स व्हाट इज नोन एज ब्लैक मोल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द ग्रोथ। व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन, किन कंडीशंस पे ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ग्रोथ के लिए सबसे ऑप्टिमम कंडीशन जो इसके लिए मानी जाती है दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट विल बी अप टू 95%। इसके अलावा डायरेक्शन लाइट में नहीं, शेड में ये ग्रो करता है। सो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन, दीज आर द कंडीशंस व्हिच फेवर द ग्रोथ ऑफ म्यूकर फंजाई। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस की बात करूंगा, जनरल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस की ही बात कर रहा हूं। जो पॉइंट्स हैं उनको आप साथ साथ लिखते रहेंगे। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, द जनरल कैरेक्टर्स, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर, मोस्ट कंडीशंस में ये आपको कैसा मिलेगा, इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन इट इज कॉप्रोफिलस, ये डिफरेंस है, इट इज कॉप्रोफिलस मींस डंग पे ग्रो कर रहा है ये। ऑल्दो इसके कुछ केसेस पैरासिटिक भी हैं, हम पढ़ेंगे लास्ट में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाले टॉपिक में, कुछ केसेस में पैरासिटिक हो जाता है, लेकिन ज्यादातर कैसा मिलेगा आपको, कोप्रोफिलस मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर ये कहा जाए कि अगर स्ट्रक्चर के ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों को रिलेट करके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रक्चर को लेके ही आ जाते हैं। सो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको दिख रहा है, हाइफी तो वही सेम मिलेगी, मैं सिर्फ डिफरेंसेस काउंट कर रहा हूँ, हाइफी तो वही मिलेगी, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफी मिलेगी ब्रांच कंडीशन के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइफी जो इस केस में है माइसीलियम है, देयर इज अ सिंगल टाइप ऑफ माइसीलियम इज प्रेजेंट, सिंगल टाइप ऑफ माइसीलियम इज प्रेजेंट, या मैं कहूं हाइफी, लाइक जैसे दिस इज द केस ऑफ राइजोपस, ये राइजोपस का केस है, एंड दिस इज द केस ऑफ म्यूकर, ये म्यूकर का केस है। तो राइजोपस के केस में आपको ध्यान होगा कि हमने क्या पढ़ा था, तीन टाइप की हाइफी थी। दिस वाज द फर्स्ट हाइफी जो सबसेटम में एंटर कर रही थी रूट की तरह। दिस इज द सेकंड हाइफी स्टोलोन, जिसका फंक्शन था क्रीपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इन्वेड कर रही है। एंड दिस इज द थर्ड हाइफी स्पोरेंजियोफोर, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, स्पोरेंजियम प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे इस तरह का डिफरेंशिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, देयर इज अनडिफरेंशिएटेड हाइफी। इन केस ऑफ म्यूकर देयर इज अनडिफरेंशिएटेड हाइफी, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को लेके, हाइफी कैसी रहती है, अनडिफरेंशिएटेड रहती है। क्लियर? सो डायग्राम में आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इसके बाद। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंसेस की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ऑलमोस्ट सभी केसेस, मतलब ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स में राइजोपस और म्यूकर सिमिलर हैं। जो जो डिफरेंसेस है उनकी सिर्फ मैं बात करूंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, स्पोर्स जो यहाँ बनते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अप्लेनोस्पोर की, अप्लेनोस्पोर्स जो यहाँ पे बनते हैं, दोज आर 2 to 3 न्यूक्लिएटेड, 2 से 3 न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। हालांकि हमने राइजोपस में पढ़ा था कि देयर आर प्रेजेंट 8 to 9 न्यूक्लियस इनसाइड द स्पोर। क्लियर? यूनी न्यूक्लिएटेड का भी केस है, एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकर हाइमेलेसिस, हाइमेलिस, इट इज द केस जिसमें यूनी न्यूक्लिएटेड स्पोर मिलते हैं। लेकिन इतने डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस को लेके कि स्पोर्स जो होते हैं अप्लेनोस्पोर, दोज आर 2 to 3 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस में आपको मिल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट सिंगली, टफ्ट नहीं है। लुक एट दिस डायग्राम, इसी डायग्राम को हम दोबारा देखते हैं। लुक एट दिस, आप देख रहे हैं इन केस ऑफ राइजोपस, राइजोपस के केस में अपोजिट टू द राइजोइड देयर इज ए बंच ऑफ, देयर इज प्रेजेंट ए बंच ऑफ स्पोरेंजियोफोर, काफी ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं एक पॉइंट पे। लेकिन लुक एट दिस डायग्राम, ओवर द hyphae a single sporangiophore is present, there is no bunch, यहाँ पे bunch नहीं है। Clear? So this is another difference between the your mucor and rhizopus, that
The sporangium are present singly in case of mucor. Mucor के केस में क्या है, sporangium कैसे present है, singly present है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही सेम चीजें हैं कि थैलिक कंडीशन इसमें भी दोनों ही मिलती हैं, हालांकि ज्यादा हेट्रोथैलिज्म के केसेस हैं. हेट्रोथैलिक कंडीशन भी मिल रही है इसमें, प्लस इसमें होमोथैलिक कंडीशन भी मिलती है, हालांकि हेट्रो के केसेस ज्यादा मिलेंगे आपको. जैसे जो हम कॉमन स्पीसीज पढ़ते हैं, म्यूकर म्यूसिडो जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज हेट्रोथैलिक. वो कैसा है, हेट्रोथैलिक. हालांकि म्यूकर जेनेमेंसिस, दिस इज द होमोथैलिक स्पीसीज. ये आपकी कैसी है, होमोथैलिक स्पीसीज रहती है. क्लियर, दिस इज डिफरेंस. नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बिटवीन राइजोपस एंड म्यूकर, राइट ऑन द पॉइंट, रिडक्शनल डिवीजन. व्हाट इज रिडक्शनल डिवीजन? म्यूसिस, reduction division, that is meiosis, occur soon after karyogamy. Occur soon after karyogamy. अब इस पॉइंट के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए, राइजोपस की जो हमने साइकिल पढ़ी थी उसको बहुत, अगर आपको वो पॉइंट ध्यान है, इट मींस बिफोर रेस्टिंग पीरियड. बिफोर रेस्टिंग पीरियड. व्हाट इज द पॉइंट? अगर आपको राइजोपस का केस ध्यान हो तो हमने वहां पढ़ा था कि जब प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हुई, कैरियोगेमी के बाद वो रेस्ट पीरियड में चला गया था. कैरियोगेमी के बाद रेस्ट पीरियड में चला गया था, अगर आपको साइकिल ध्यान हो. डायग्राम यहाँ अवेलेबल नहीं है अभी. और रेस्ट पीरियड में जाने के बाद जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करने लगा तब उसके अंदर म्यूसिस हुई थी. इसका मतलब म्यूसिस हुई थी राइजोपस में आफ्टर रेस्टिंग पीरियड. लेकिन इन केस ऑफ म्यूकर, म्यूकर के केस में क्या हुआ? म्यूकर के केस में द रिडक्शनल डिवीजन अकर just after the karyogamy, before resting period. जाइगोस्पोर के केस में हमने पढ़ा था, बताइए. जाइगोमैसिडीज के केस में हमने पढ़ा था रेस्ट पीरियड का जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने, जाइगोमैसिडीज के केस में पढ़ा था. ये रेस्ट पीरियड का मतलब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट रहता है आने वाला, वो अनफेवरेबल रहता है. तो जाइगोट के चारों तरफ एक वॉल बन जाती है, थिक वॉल, दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए थिक वॉल्ड स्पोर नोन एज जाइगोस्पोर. एंड दैट एंटर्स ए डोरमेंट पीरियड. मीन्स वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा, कोई जर्मिनेशन नहीं शो करेगा. दैट विल सिंपली वेट फॉर द फेवरेबल कंडीशन. दिस पीरियड इज नोन एज रेस्ट पीरियड. उसको रेस्ट पीरियड बोला जाता है. तो इन केस ऑफ म्यूकर, द म्यूसिस विल अकर बिफोर म्यूसिस. देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है कि आपने राइजोपस के केस में पढ़ा, क्या हुआ, कैरोगेमी हुई. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लास्मोगेमी. सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? प्लास्मोगेमी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? कैरियोगेमी. कैरियोगेमी के बाद रिडक्शनल डिवीजन. लेकिन राइजोपस के केस में क्या था? इन केस ऑफ राइजोपस, द म्यूसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, वो कब होती है? दैट इज आफ्टर रेस्ट पीरियड. रेस्ट पीरियड के बाद जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है. बट इन केस ऑफ म्यूकर, म्यूकर के केस में क्या होती है? द म्यूसिस विल अकर बिफोर रेस्ट पीरियड. वो रेस्ट पीरियड से पहले होती है, मतलब रेस्ट पीरियड में एंटर करने से पहले वो म्यूसिस कर चुका होता है. दिस इज द डिफरेंस जिसकी मैं बात कर रहा था. क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें तो हमें पता है कि जर्म स्पोरेंजियम में या स्पोर्स डिस्पर्सल की अगर हम बात करें तो स्पोर का डिस्पर्सल यूजुअली किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है. लेकिन इन केस ऑफ म्यूकर, क्योंकि ये डंग पे रहता है, इन सम केसेस फ्लाइज आर ऑल्सो इन्वॉल्व. फ्लाइज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्पोर डिस्पर्सल. फ्लाइज जो हैं वो भी स्पोर डिस्पर्सल में इन्वॉल्व रहती हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी डिफरेंसेस के कुछ पॉइंट्स थे बिटवीन द म्यूकर एंड राइजोपस. अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की भी बात कर लेते हैं. वो तो ऑब्वियसली दोनों के केसेस में क्या रहेगा? डिफरेंट ही रहेगा. इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, द केस ऑफ क्लास चल रही है अभी, एक सेकंड होल्ड रखिए.
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। द पॉइंट क्लियर है बेटा? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जिस पे हम बात करते हैं, द फर्स्ट इज पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड का मतलब है म्यूकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिसीज नोन एज म्यूक्यूरोमाइकोसिस। माइकोसिस ये डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय म्यूकर। क्लियर? और किस में मिलती है ये डिसीज? इन केस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में डिसीज मिलती है। ये अफेक्ट किसको करती है? वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है एंड इवन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द पेशेंट। द स्पीसीज विच इज रिस्पॉन्सिबल इज म्यूकर ramossissimus. The species which is responsible for the disease is म्यूकर ramossissimus. क्लियर? ये इसका पैरासिटिक मोड का एग्जांपल था। सेकंड, जैसे हमने वहां पे अल्कोहल फर्मेंटेशन के एग्जांपल पढ़े थे, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं म्यूकर के जो अल्कोहल फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। सो द स्पीसीज which is involved in alcohol fermentation is Mucor javanicus. Mucor javanicus is responsible for the alcohol fermentation के लिए इसको exploit किया जाता है। Next, there is also antibiotic which is isolated from the Mucor, Ramycin. What is the name of antibiotic? Ramycin antibiotic is isolated from the Mucor. And the last, there is species Mucor arizus. This species of the Mucor, it remove heavy metal contamination. Heavy metal contamination from water. Polluted water से जिस वाटर में हैवी मेटल का कंटेमिनेशन रहता है उनसे ये स्पीसीज अराइजेस की जो स्पीसीज है ये हैवी मेटल भी रिमूव करती है। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द म्यूकर। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको सबको, क्योंकि राइजोपस हमने कर लिया था तो ये तो डिफेंसेस ही थे, ज्यादा उसमें कुछ डिटेल नहीं था। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्लास एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज एस्कोमाइसिटीज। कोई डाउट है बेटा? यहां तक बोलिए अगर कोई डाउट है तो, रुका हूं मैं अभी। मल्टी न्यूक्लिएटेड का कंसेप्ट अलग होता है बेटा, वो बात ठीक है दोनों जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हुए, लेकिन न्यूक्लियस के नंबर पे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डिस्कस किया। मल्टी न्यूक्लिएटेड तो सिमिलर है, उस हिसाब से तो ये फिर प्लाज्मोडियम से भी मैच करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बेटा? तो मेटाबोलाइज करते हैं बेटा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट, जब किसी हैवी मतलब हम जब उसको बायो रिमेडिएशन के लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब बायो रिमेडिएशन के लिए यूज किया जाता है, वो क्या करते हैं उस वाटर में से उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हो सकता है उसे मेटाबोलाइज कर सकें, हो सकता है वो अपनी बॉडी के अंदर उसे एक्यूमुलेट कर सकें, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहेगा, एक तरह से वाटर से रिमूव हो जाएगी चीज। इसमें प्लांट्स भी कुछ हैं जो हम ग्रो करते हैं, जैसे कोल माइन के आसपास हम कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो सोइल में से हैवी मेटल्स को सेलेक्टिवली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ऑल्दो मेटाबोलाइज ना कर पाए लेकिन उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो हमारे लिए तो फायदा हो ही जाता है। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। डाउट्स हम लास्ट में डिस्कस करते हैं बेटा।
छोटा सा टॉपिक है एस्कोमाइसिटीज का, आज हमें इंट्रोडक्टरी पार्टी पढ़ना है। तो एस्कोमाइसिटीज commonly it is known as sac fungi. First point, ascomycetes commonly it is known as sac fungi due to the presence of bladder shaped asci, bladder shaped asci या फिर एस्कस। now what is asci? एस्कस ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा कि what is the ascomycetes commonly known as, it is commonly known as sac fungi. Why it is known as sac fungi? Due to the bladder shape. चलिए एक डायग्राम हम देखते हैं, look at this. इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, या look at this, there is this spore is known as ascospore and the ascospore is formed inside a special structure known as asci. This structure is asci. to this, इसकी जो पर्टिकुलर शेप रहती है ब्लैडर शेप, उसकी वजह से इसको एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई इसको नाम मिला था, कॉमन नेम। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हायर फंजाई। हायर फंजाई का सबसे बड़ा ग्रुप है ये, हायर फंजाई, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हायर फंजाई। क्लियर? Why it is known as sac fungi? Due to the formation of bladder shaped asci. Next, जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स, क्योंकि जैसा आपने देखा हम जनरल कैरेक्टर्स पे यहां ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उसको तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन की तरह लेके चलते हैं। हम मेनली किस पे ध्यान देते हैं फंजाई के केस में? ऑन द एग्जांपल्स। ये आपने वूमाइसिटी से नोट किया होगा। सो द फर्स्ट इज हैबिट्स एंड हैबिटेट। द फर्स्ट इज हैबिट्स एंड हैबिटेट, कहाँ ये मिलते हैं आपको, कहाँ कॉमनली मिलेंगे और क्या इनकी हैबिट्स रहती हैं। सो दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली आपको कैसे मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। तो एक चीज तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एक्वेटिक के केसेस वूमाइसिटीज के साथ एसोसिएटेड थे, जाइगो के साथ एसोसिएटेड नहीं है एक्वेटिक के केसेस। सेकंड, हैबिट्स की बात करें तो इनमें दोनों ही फॉर्म्स मिलती हैं, बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट, दैट इज सैप्रोफिटिक फॉर्म भी मिलती है एज वेल एज पैरासिटिक मोड में भी मिलते हैं। सैप्रोफिटिक फॉर्म भी मिलती है और पैरासिटिक फॉर्म भी मिलती है। कुछ केसेस फ्यू कोप्रोफिलस के भी हैं, कोप्रोफिलस मींस डंग के ऊपर ग्रो करती हैं, कुछ केसेस कोप्रोफिलस के भी हैं। क्लियर? दिस इज अबाउट हैबिट्स एंड हैबिटेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बॉडी, बॉडी प्लान, बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बॉडी जो है वो कैसी है? हाइफल फॉर्म में है या फिर माइसेलियल फॉर्म प्रेजेंट है। यहां कहने का मतलब मेरा है मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर अगर हम बात करें फंजाई में तो वो कौन सी मिलेगी? वो आपको हाइफल फॉर्म में मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हाइफी की बात करें तो ये आज जो हमने स्टार्ट किया है ये हायर फंजाई है, दिस इज हायर फंजाई। तो अगर मैं हाइफी की बात करूं तो हाइफी आपको कैसे मिलेगी? फर्स्ट टाइम द हाइफी इज सेप्टेड। फर्स्ट टाइम कहने का मतलब फंजाई में जो पहला ग्रुप हमने पढ़ा इसमें फंजाई की हाइफी कैसी थी? सेप्टेड थी। सेप्टेड है, ब्रांच्ड है, सेप्टेड एंड ब्रांच कंडीशन मिल रही है। अगर अब आपको पता है सेप्टम के, सेप्टेड हाइफी के केस में भी हमने सेप्टम्स पढ़े थे अलग अलग टाइप के, तो इसमें कौन से टाइप का सेप्टम मिलता है? यूजुअली द सिंपल पोर सेप्टम इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज सिंपल पोर सेप्टम ही मिलता है। क्लियर? तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें पहली बार अभी हमारा जो पहला ग्रुप ऐसा है फंजाई का जिसमें क्या है कि सेप्टम अपीयर हुआ है, और वो भी कौन सा सेप्टम है? सिंपल पोर सेप्टम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अलग लिख रहा हूं, अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट, यूनिसेल्युलर फॉर्म भी प्रेजेंट है, और इन यूनिसेल्युलर फॉर्म्स को बोला जाता है ईस्ट फॉर्म। ईस्ट फॉर्म, देखिए ईस्ट कॉमन नेम भी है सैक्रोमाइसिस का। हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा एस्कोमाइसिटीज में वो ईस्ट ही रहेगा, यूनिसेल्युलर फंजाई है। ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत रहते हैं तो इसको हम स्पेशली पढ़ेंगे।
ईस्ट यूनिसेलुलर जो है फंजाई की फॉर्म्स को बोला जाता है। लाइक जैसे ईस्ट जो है, इसमें जो हम सैक्रोमाइसिस का केस पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, ये नाम आपने सुना होगा। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, जिसको बेकर्स ईस्ट भी बोल दिया जाता है, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ब्रेड इंडस्ट्री में और अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल बीवरेजेस जब बनाए जाते हैं तो इस माइक्रोब को यूज किया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईस्ट जो फॉर्म है, अगर मान लो बेसिडियोमाइसिटीज का ग्रुप लिखा है और किसी बेसिडियोमाइसिटीज के यूनिसेलुलर फॉर्म को लिखा हुआ कि दिस इज द ईस्ट फॉर्म, तो वहां वो गलत नहीं लिखा होगा। जो मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां वो गलत नहीं लिखा होगा। ईस्ट फॉर्म का मतलब, अगर किसी बॉडी के लिए फंजाई में लिखा हुआ कि ईस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन लाइफ साइकिल। मोटाइल स्ट्रक्चर्स लाइफ साइकिल में एब्सेंट है। तो ये सब जगह हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ वो माइसिटीज में हमने जूओस्पोर्स पढ़े थे, उसके अलावा जाइगो में एब्सेंट है, और एस्कोमाइसिटीज में एब्सेंट है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, तो वो माइसिटीज में हमने पढ़ा था कि अलोंग विद काइटिन बहुत से मेंबर्स ऐसे थे जिनमें सेलुलोज भी प्रेजेंट था। इन केस ऑफ जाइगोमाइसिटीज हमने पढ़ा कि काइटिन की ड्राइव्ड फ्रॉम काइटोसन प्रेजेंट है। हालांकि एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं वहां पे मैंने काइटोसन लिखवाया नहीं था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप काइटिन ही टिक करें, क्योंकि काइटोसिन जो है वो काइटिन की ड्राइव्ड फॉर्म है। जो एस्कोर बेसिडियोमाइसिटीज हैं, इनमें काइटिन प्रेजेंट रहता है, काइटिन इज प्रेजेंट, प्रॉपर काइटिन प्रेजेंट रहता है। लेकिन अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं। इन यूनिसेलुलर फॉर्म, इन एस्कोमाइसिटीज की जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स रहती हैं, वहां पे अलोंग विद काइटिन, काइटिन के साथ साथ देयर इज रिच ग्लाइकोसाइलेशन। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है जब हमने फंगस के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, तब मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि बेटा जो सेल वॉल रहती है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कि उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। और यूनिसेलुलर फॉर्म्स में तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको शुगर का नाम भी ध्यान हो तो ग्लूकन प्लस मैनन। यूनिसेलुलर, ग्लूकन का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मैनन का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ मैनोस। तो जो यूनिसेलुलर फॉर्म है दैट इज रिच हेविली ग्लाइकोसाइलेटेड, उसकी सेल वॉल पे ग्लाइकोसिलेशन काफी ज्यादा मिलती है। बट इन हाइफल फॉर्म, हाइफल फॉर्म नो डाउट काइटिन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो शुगर मिलती है दैट इज ग्लूकन ओनली। यूजुअली सिर्फ ग्लूकन मिलती है, मैनन नहीं मिलती। क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेल वॉल को लेके काइटिन की बनी होती है और यूनिसेलुलर फॉर्म में ग्लाइकोसाइलेशन रिच रहती है। हाइफी की बात करें, हाइफी, तो हाइफी आपको दोनों कंडीशन में मिलते हैं, मोनोकैरियोटिक कंडीशन में भी मिलते हैं, मोनोकैरियोटिक कंडीशन एज वेल एज डाइकैरियोटिक हाइफी भी मिलती है, डाइकैरियोटिक कंडीशन भी मिलती है। बट दिस मोनोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? देयर इज प्रेजेंट सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है पर सेल। एंड व्हाट इज द डाइकैरियोटिक? देयर आर प्रेजेंट टू न्यूक्लियस पर सेल, हर सेल में दो। अब क्यों डाइकैरियोटिक बनती है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। जिस केस में प्लाज्मोगेमी के बाद कैरोगेमी हल्की सी डिले हो जाए, तो दैट इज द केस ऑफ योर डाइकैरियोटिक हाइफी, ट्रांजिएंट डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाती है उस केस में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स रहते हैं यूजुअली स्ट्रक्चर्स के इनके ये पॉइंट्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट आता है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फंजाई है उनमें एक तो सब में ही मिलता है फ्रेगमेंटेशन, यूनिसेलुलर में नहीं मिलेगा, मल्टी सेलुलर में सब में ही मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे यूनिसेलुलर फॉर्म भी डोमिनेट कर रही हैं कुछ हद तक, तो इनमें हम दूसरा भी काउंट करके चलते हैं, कौन सा? फिशन, फिशन। एंड थर्ड इज बडिंग। अब ये दोनों के दोनों जो केस थे, फिशन एंड बडिंग, ये किस केस में मिलते हैं? ये यूनिसेलुलर फॉर्म मींस ईस्ट फॉर्म में मिलते हैं, ईस्ट में दोनों देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेथड क्या है ये ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा फिशन एंड बडिंग को दोबारा डिटेल में ईस्ट जब हम करेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे।
सेकंड, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या रहता है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिलते हैं? इसमें स्पोर्स मिलते हैं, और स्पोर्स जो सबसे ज्यादा और जो फंजाई का भी सबसे कॉमन स्पोर है, दैट इज कोनिडिया। तो स्पोर का क्या नाम है? कोनिडिया। कई बार यहाँ लिखा होता है एक्सोस्पोर, क्योंकि ये एक्सोजिनस स्पोर है। हमने शुरू में पढ़ा था व्हाट इज एंडोजिनस, व्हाट इज एक्सोजिनस। व्हाट इज एंडोजिनस? दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर, एंडोजिनस। तो कोनिडिया जो बनते हैं वो एक ब्रांच के ऊपर बनते हैं, बाहर बनते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रांच? कोनिडियोफोर। पेनिसिलियम के केस में हम इसको डिटेल में इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज, जो आपके कोनिडिया रहते हैं, दे आर पिगमेंटेड, उनमें कलर्स रहते हैं। ये पिगमेंट कोई फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं होता है, मीन्स ये कलर्ड रहते हैं। पिगमेंटेड कहने का मतलब है कि कैसे रहेंगे? कलर्ड रहेंगे। और कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे कोलेटोट्राइकम, इट इज द एग्जांपल। कोलेटोट्राइकम, यहाँ पे शेप कैसी मिलती है? सिक्कल शेप। कोनिडिया किस शेप के मिलते हैं हमें? कोनिडिया इन केस ऑफ कोलेटोट्राइकम सिक्कल शेप के कोनिडिया हमें देखने को मिलते हैं। सिक्कल शेप, दिस इज द शेप। क्लियर? So this is the first common spore which is present in the members of Ascomycetes. The second is ओइडिया। तो ओइडिया के बारे में आपको सबको पता होगा कि ओइडिया किस कंडीशन में मिलते हैं? ओइडिया शुगर रिच या एसिडिक कंडीशन में ज्यादा मिलते हैं। एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो स्पोर यहाँ देखने को मिलता है, दैट इज क्लेमाइडोस्पोर, द मोस्ट कॉमन स्पोर विच इज फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन, क्लेमाइडोस्पोर। थिक वॉल्ड स्पोर विच इज फॉर्म्ड इन द अनफेवरेबल कंडीशन. So these are the spores which are present in the Ascomycetes. अब हम बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये यूजुअली कब मिलेगी? अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आपको एक चीज ध्यान होगी, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एक चीज पढ़ी थी कि जैसे जैसे आप लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका ट्रेंड वो डिग्रेड होती रहती है, ड्यूटीरोमाइसिटिस में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं, ये हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में मिलती है, यूजुअली नहीं मिलती है। यूजुअली जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेफर करेगा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। लेकिन अगर एनवायरमेंट अनफेवरेबल हो जाता है तो उस कंडीशन में वो अपना मोड स्विच कर देगा, दैट विल स्विच टू द सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो टाइप रहता है, तो दोनों ही टाइप मिलती हैं इसमें। होमोथैलिज्म के भी एग्जाम्पल हैं, होमोथैलिक नेचर के भी एग्जाम्पल हैं, एज वेल एज हेट्रोथैलिक नेचर के भी एग्जाम्पल है। नो डाउट हेट्रोथैलिक ज्यादा मिलेगा क्योंकि ज्यादा एडवांटेजेस रहती है। तो हालांकि केसेस आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे, होमोथैलिज्म के भी, हेट्रोथैलिज्म के भी। अब जो पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मोड्स क्या हैं? मोड्स, तो ऑलमोस्ट जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं वो सब आपको इस एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। जैसे द फर्स्ट इज गैमेटेंजियल कंटैक्ट। गैमेटेंजियल कंटैक्ट, इसमें गैमेटेंजियल कंटैक्ट देखने को मिलेगा किसके अंदर? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में गैमेटेंजियल कंटैक्ट मिलता है। एस्परजिलस, इन केस ऑफ एस्परजिलस गैमेटेंजियल कंटैक्ट मिलेगा। एरिसिफे गैमेटेंजियल कंटैक्ट मिलेगा। ईस्ट के बाद जो हमें एग्जांपल पढ़ना है वो एस्परजिलस और पेनिसिलियम का ही पढ़ना है। सेकंड, इसके बाद जो दूसरा मोड देखने को मिलता है, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मिलती है इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट कॉन्जुगेशन जो है, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ईस्ट, एंड ईस्ट में ही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी देखने को मिलता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन आपको ध्यान होगा हमने जाइगोमाइसिटीज में पढ़ा था, और इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। लेकिन यहां इट इज विदाउट जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर नहीं बनेगा, विदाउट जाइगोस्पोर। क्लियर? तो कंजुगेशन भी देखने को मिल रहा है। थर्ड इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, तो आपने पढ़ा था कि स्पर्मेशिया एक स्ट्रक्चर थी,
that is transferred to the receptive hyphae trichogain, उसका नाम था. Spermatization is present in the member like ascobolus. Second, in case of polystigma, spermatization भी देखने को मिल रहा है. And fourth, that is somatogamy. अभी रुकिए बेटा. सोमेटोगेमी जो है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पैजीजा के केस में मिलेगा. सो व्हाट आर द टू डिफरेंट, दीज आर द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसी में रिपीट करता हूं. फर्स्ट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. मोड्स अभी हमने पढ़े हुए हैं. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मिलेगा किस केस में? पेनिसिलिन एस्परजिलस के केस में. कॉन्जुगेशन मिलेगा इन केस ऑफ ईस्ट के केस में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी मिलता है. गैमेटेंजियल कॉपुलेशन आपको ध्यान होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हमने जाइगोमाइसिटिस अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था, राइजोपस के जो केस हमने पढ़े थे उसमें आपको ध्यान होगा कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हमने पढ़ा था. और उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लैक कलर का एक स्पोर बनता था जिसको क्या बोलते थे? जाइगोस्पोर. मैं ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ईस्ट के कुछ केसेस में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलेगा लेकिन वहां जाइगोस्पोर नहीं बनेगा. जैसा हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है दैट विल रिजल्ट्स इनटू, देखो जाइगोस्पोर कब बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा. ठीक है, यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब हो रही है? अनफेवरेबल कंडीशन में हो रही है, लेकिन यहाँ पे जाइगोस्पोर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी. ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे बताया था. स्पर्मेटाइजेशन बेटा हमने उसमें डिस्कस किया था. हम स्पर्मेटाइजेशन को पक्सीनिया में दोबारा डिस्कस कर लेंगे. हमने कहा था कि जो बिल्कुल माइन्यूट सा मेल गैमेट जो है वो बिल्कुल माइन्यूट सा है, दैट इज स्पर्मेशिया, एंड दैट विल कैरी टू द रिसेप्टिव हाइफी, जिसको रिसेप्टिव हाइफी पे कैरी करके ले जाया जाता है with the help of wind, insect or water, and this process is known as spermatization. इस process को क्या बोला जाता है? Spermatization बोला जाता है. Clear? Spermatia को trichogyne, what is the name of receptive hyphae? Trichogyne तक लेके जाया जाता है with the help of air, wind और insects की help से. And the last is the case of somatogamy. So what is the case of somatogamy? कोई special gametic organs नहीं बनेंगे. Somatogamy का ही एक special type है, that is autogamy. ऑटोगेमी, इसको ध्यान से सुनिए. देखिए एक बार मैं सोमेटोगेमी को रिपीट करता हूं. सोमेटोगेमी के केस में अगर आपको ध्यान हो तो क्या हुआ था कि दो हाइफी, लेट्स सपोज दिस इज हाइफी पॉजिटिव सेप्टेड कंडीशन है, क्लियर, एंड दिस इज द सेकंड हाइफी नेगेटिव. हेटेरोथैलिज्म शो किया जा रहा है. यहां पे दोनों फ्यूज कर गई, दोनों की दोनों क्या कर गई? फ्यूज कर गई. रिजल्टिंग जो हाइफी है, क्योंकि अभी कैरियोगेमी नहीं हुआ, रिजल्टिंग हाइफी में आपको मिलेंगे दो दो न्यूक्लियस, एंड दिस इज डाइकैरोटिक हाइफी, जिसमें फाइनली क्या हो जाएगा? कैरियोगेमी हो जाएगी. फाइनली उसमें कैरियोगेमी होगी और फाइनली मियोसिस हो जाएगा. अल्टीमेटली लीड्स टू मियोसिस एंड हैप्लोइड स्पोर बन जाएंगे. दिस इज द केस ऑफ सोमेटोगेमी. ये किसका केस है? सोमेटोगेमी का केस है. लेकिन ध्यान से सुनो, ऑटोगेमी का क्या केस है? ऑटोगेमी का केस ये है कि एक ही हाइफी है, एक ही हाइफी, ठीक है, उसके दो न्यूक्लियस पेयर कर जाएंगे. क्लियर? दे विल एक्ट एज हैप्लोइड न्यूक्लियाई एंड विल अंडरगो कैरियोगेमी and will form diploid nucleus. This structure will undergo meiosis and give rise to haploid spores. हैप्लोइड स्पोर्स इसने बना दिए. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि चाहे होमोथैलिज्म भी हो, लेकिन दो अलग अलग हाइफी के दो न्यूक्लियस आए और दोनों आके डाइकैरोटिक कंडीशन में मिल रहे हैं. डाइकैरोटिक कंडीशन उन्होंने बनाई. लेकिन यहां तो एक ही हाइफी के किसी वेजिटेटिव सेल के दो न्यूक्लियस आपस में पेयर कर जाएंगे और पेयर करने के बाद फ्यूज कर जाएंगे, म्यूसिस होगी और हैप्लोइड स्पोर बन जाएंगे. दिस स्पेशल केस इज नोन एज ऑटोगेमी. इस स्पेशल केस को बोला जाता है ऑटोगेमी. एंड द ऑटोगेमी इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मोर्शेला प्लांट. मोर्शेला, autogamy is present in the case of Morshella plant.
मोर्शेला प्लांट के केस में प्रेजेंट है। सो दिस इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप: गैमेटोजेनिक कॉन्टैक्ट, कंजुगेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगेमी। इसी का टाइप था ऑटोगेमी, जो किसके केस में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मोर्शेला प्लांट। अब मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड कुछ भी हो, अल्टीमेटली क्या हुआ, प्लास्मोगेमी। इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड कुछ भी रहा हो, चाहे वो गैमेटोजेनिक कॉन्टैक्ट हो, चाहे स्पर्मेटाइजेशन हो, चाहे सोमेटोगेमी, कुछ भी रहा हो, लेकिन हुआ क्या, प्लास्मोगेमी हुई है। बहुत ध्यान से इस चार्ट को ड्रॉ करिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा भी क्या कि कैरियोगेमी इज डिलेड। कैरियोगेमी डिलेड। अब आपको ध्यान होगा कि जो अभी तक के हमने केसेस पढ़े थे ओओमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज के, वहां हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा जैसे ही प्लास्मोगेमी हुई साथ के साथ जस्ट आफ्टर प्लास्मोगेमी क्या हुआ, कैरियोगेमी होगी। अगर कैरियोगेमी डिले हुई, इन केस अगर कैरियोगेमी डिले हुई, तो इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक हाइफी। ये क्या करेगी, एक इंटरमीडिएट डाइकैरियोटिक हाइफी को बर्थ देगी, मतलब डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगी। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि इस केस में, इन केस ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफी, इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस, द डाइकैरियोटिक हाइफी इज शॉर्ट लिव्ड। हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस में कि डाइकैरियोटिक हाइफी जो बनती है दैट इज लॉन्ग लिव्ड, वो रहती है लॉन्ग लिव्ड। इवन द जो मोनोकैरियोटिक होती है वो कम टाइम के लिए रहती है। लेकिन इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस द ट्रांजिएंट डाइकैरियोटिक हाइफी इज शॉर्ट लिव्ड, बनेगी लेकिन कुछ टाइम के लिए। होगा क्या, कैरोगेमी डिले थी लेकिन फाइनली होगी, फाइनली कैरोगेमी होगी। लेकिन कैरोगेमी किसके अंदर होगी, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। कैरोगेमी का मतलब क्या था, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरोगेमी होगी लेकिन किसके अंदर, इनसाइड ए सेल नोन एज एस की इनिशियल सेल। जो सेल एस की इनिशियल सेल का काम करेगा, अभी मैंने बताया था उसमें एस के बनते हैं। चलिए एक बार हम पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं फिर डायग्राम पे आएंगे। कैरियोगेमी होगी इनसाइड द एस की इनिशियल सेल, उसके अंदर कैरियोगेमी होगी। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। इससे क्या बनेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेगा। इट विल अंडरगो मियोसिस। ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। अब आपको पता है कि जब भी एक मियोसिस होती है तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ध्यान से सुनेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, इट इज फॉलोड बाय माइटोसिस। दिस इज फॉलोड बाय माइटोसिस। इसके बाद माइटोसिस भी होगी, कितनी, सिर्फ एक। तो जब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई माइटोसिस करेंगे, दे विल गिव राइज टू 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। क्योंकि माइटोसिस जब होती है तो माइटोसिस में 1 से 2 ही सेल बनते हैं। लेकिन बहुत कम केसेस रहेंगे, वेरी फ्यू केसेस ऐसा रहेगा कि माइटोसिस नहीं होगी, नो माइटोसिस। क्लियर। अब क्या होगा, दीज 8 न्यूक्लियाई दे विल गिव राइज टू, these 8 nuclei will give rise to 8 ascospores। वो क्या बना देंगे, 8 एस्कोस्पोर बना देंगे। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज चल रही है दैट इज नोन एज एस्कस और एस्की, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर चल रही है। तो यहाँ पे एस्की के अंदर कितने एस्कोस्पोर मिलेंगे, 8 मिलेंगे। बट इन दिस केस हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स, देयर आर प्रेजेंट ओनली 4 एस्कोस्पोर, क्योंकि माइटोसिस नहीं हुई, क्योंकि माइटोसिस नहीं हुई। क्लियर। So this results into the formation of एस्की और एस्कोस्पोर। अब मैं आता हूं इसके डायग्राम पे। डायग्राम पे इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। लुक एट दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से। कहानी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम हियर, यहां से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। दिस इज मेच्योर हाइफी। ये क्या है आपकी मेच्योर हाइफी है। द हाइफी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द कॉमन स्पोर कोनिडिया। कोनिडिया रिलीज किए जाते हैं, दैट विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अनदर हाइफी।
ये इसकी सेक्सुअल साइकिल है. बट व्हाट हैपन इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लुक एट दिस. देयर आर टू गैमेटिक ऑर्गन यहाँ पे शो किए गए हैं, एंथ्रीडियम एंड ट्राइकोगाइन. दो आपको यहाँ पे डिफरेंट गैमेटिक ऑर्गन शो किए गए. सबसे पहले क्या होगा? प्लास्मोगेमी. सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? प्लास्मोगेमी हुई. प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी डिले है. आप देखिए कैरियोगेमी लेट हो रही है. तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है जब कैरियोगेमी डिले होगी तो आपको डाइकैरोटिक हाइफी देखने को मिलेगी. ट्रांसिएंट डाइकैरोटिक हाइफी यहाँ पे बनेगी. ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें आपको वैसे शायद फेड होगा, बीच में दो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं. हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस हैं. जहां पे कैरियोगेमी डिले होती है वहां पे बीच में डाइकैरोटिक हाइफी देखने को मिलेगी. लेकिन डाइकैरोटिक हाइफी कुछ देर के लिए बनी. फाइनली the two nuclei will fuses, karyogamy will occur, and it results into the formation of diploid nuclei. It will undergo meiosis. Meiosis से कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बने. एंड इट विल अंडरगो 1 साइकिल ऑफ माइटोसिस. तो 4 से 8 क्या बन गए? न्यूक्लियस बन गए. उनको सबको साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा एंड दे विल फॉर्म द एस्कोस्पोर. एस्कोस्पोर. Inside the structure known as ascus. This structure is known as ascus. क्लियर? तो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. एस्कोस्पोर विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द हैप्लोइड माइसीलियम. अब नेक्स्ट पॉइंट को समझिए. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी डिले हुई, फाइनली कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हुआ, पहले 4 न्यूक्लियस बने, माइटोसिस हुआ 8 बने. अब जो बीच का डायग्राम है ये क्या है इसको समझिए. देयर इज अ टर्म फ्रूटिंग बॉडी. अगर आपको ध्यान हो हमने शुरू में पढ़ा था फ्रूटिंग बॉडी. चलिए इससे पहले एक और पॉइंट है वो उसको भी डिस्कस करते हैं. उस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं. व्हाट इज दैट पॉइंट? रिगार्डिंग द arrangement of ascospore inside the asci. एस्की के अंदर एस्कोस्पोर्स की अरेंजमेंट कैसी है उसके बिहाफ पे. हाँ जी, डायग्राम बेटा इसके बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा. डायग्राम सारे सेंड कर दूंगा मैं. यहां देखिए इस डायग्राम को, इसको जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं. अभी हमने देखा कि क्या बने म्यूसिस के बाद एस्की के अंदर 8 एस्कोस्पोर बन गए. इस पॉइंट को ध्यान से समझना. फर्स्ट कंडीशन, ये जो 8 एस्कोस्पोर बने दे आर लीनियरली अरेंज्ड. वो कैसे हैं? लीनियरली अरेंज्ड हैं. मतलब वो जिस मैनर में बने हैं उसी मैनर में वो अरेंज हो गए. इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. ये पॉइंट यहां हमारे काम का इतना नहीं है, जेनेटिक्स में बहुत काम का है हमारे. एग्जाम्पल इज न्यूरोस्पोरा. इसमें क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताता हूं अभी. एग्जाम्पल इज न्यूरोस्पोरा. और क्या पॉइंट है इसको फिर भी रिपीट करूंगा मैं. दूसरा केस हो सकता है कि एस्की के अंदर एस्कोस्पोर रैंडमली अरेंज हो गए हैं अनऑर्डर्ड फैशन. अनऑर्डर्ड, तो ये दूसरे टाइप की एस्की है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ईस्ट. मैं क्या पॉइंट की बात कर रहा हूं? मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं. लुक एट दिस. एक न्यूक्लियस था शुरू में. एक न्यूक्लियस ने पहले क्या की? मियोसिस की, 4 न्यूक्लियस बने. फिर उसने माइटोसिस की, 8 बने. अब ये जिस हिसाब से बनते जा रहे हैं उसी हिसाब से लाइन में अरेंज हो जाएंगे. अब देख रहे हैं लीनियरली अरेंजमेंट. और इनकी फॉर्मेशन भी उसी सीक्वेंस में है. मतलब फर्स्ट से 2 सेल बने, वो कोई आपस में मिक्सअप नहीं हुआ है. रिजल्टिंग 8 सेल जिस सीक्वेंस में बने थे उसी सीक्वेंस में लाइन में वो अरेंज हो गए. तो आप इसको कहोगे कि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है. ऑर्डर्ड. लेकिन लेट सपोज, अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि आपको क्रॉसिंग ओवर का कोई आइडिया नहीं है. लेट सपोज कि ये आपका एस्की बना. इस केस में आपको देखिए, इस केस में अगर मान लो 8 एस्कोस्पोर रैंडमली अरेंज है. अगर इस आप देख रहे हैं रैंडमली अरेंज है, कोई ये नहीं पता लग रहा कि पहले कौन सा बना है बाद में कौन सा बना है. तो दिस इज द अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट. इसका फायदा किस में होता है? ये जीन मैपिंग में हेल्प करते हैं हमें. जीन मैपिंग में हम टेट्राड एनालिसिस एक टॉपिक पढ़ेंगे. टेट्राड एनालिसिस वहां पे ये बहुत काम आता है. जेनेटिक्स में बहुत काम आता है. अभी के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? किसमें अरेंजमेंट ऑर्डर्ड रहती है? न्यूरोस्पोरा. किसमें अनऑर्डर्ड रहती है? ईस्ट.
क्लियर? अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द योर फ्रूटिंग बॉडी, जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रूटिंग बॉडी. सो व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी? ध्यान से देखिए, व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी? द aggregate of ASCII. This is known as ascocarp. What is ASCII? Sporangium. What is fruiting body? The aggregate of sporangium is known as fruiting body. और यहाँ पे sporangium का काम कौन कर रहा है? ASCII. ASCII का जो aggregate है, that will results into the fruiting body known as ascocarp. Fruiting body. इसको fruiting body बोला जाता है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि फ्रूटिंग बॉडी सब में हो. इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. क्लासिफिकेशन हमने एस्को मर्सिडीज का क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे किया है. कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो सब में प्रेजेंट हो. लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से. आप देख रहे हैं सेंटर वाला डायग्राम. देयर इज एग्रीगेट ऑफ एस्की एंड दिस एग्रीगेट ऑफ एस्की इज नोन एज एस्कोकार्प. This aggregate of ASCII is known as ascocarp. क्या बोला जाता है इसको? Ascocarp. Clear? What is ASCII? The structure inside which ascospore form. What is ascospore? It is the meiospore. ये भी important point है. Ascospore जो होते हैं वो meiospore होते हैं, क्योंकि हमने जो शुरू में स्पोर पढ़े थे वो माइटोस्पोर थे, लेकिन ये किसका रिजल्ट है? ये मियोसिस का रिजल्ट है. तो these are meiospore. दूसरी बात, इनका नेचर कैसा होता है? These are endogenous. एंडोजिनस क्यों? क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं, inside the structure. That's why these are endogenous meiospore. ये क्या है? आपके endogenous meiospore है. तो लाइफ साइकिल आपको सबको क्लियर होगी. हाइफी, प्लास्मोगेमी, कैरोगेमी delayed, then meiosis, one mitosis results into 8 ascospore. Rarely 4 spores are present. ध्यान रखिए, most of the cases में 8 स्पोर ही रहेंगे. बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? 4 spores are present inside the ASCII. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. क्रोसियर मेथड पे हम बाद में आएंगे. ये चलिए पहले हम क्रोसियर मेथड को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज क्रोसियर मेथड? दिस इज क्रोसियर मेथड. मैं थोड़ा सा डाउट सेशन लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी जूलॉजी की रहती है और हमारा टाइम थोड़ा सा उसके ओवरलैप कर जाता है. तो 2:30 बजे आपकी क्लास जूलॉजी की है, तो एक बार टॉपिक बाइंड अप करके जितना भी टाइम बचेगा हम डाउट में डिस्कस करते हैं. आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा आपको जो भी डाउट रहे. व्हाट इज क्रोसियर मेथड? So Crozier method is a method for the formation of ASCII initial in dikaryotic hyphae. ASCII initial in dikaryotic hyphae. dikaryotic hyphae में दो क्रोजियर मेथड. अब देखिए इस डायग्राम को, इसमें मैं कोई डिक्टेट नहीं करूंगा, आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे और डायग्राम ही आप प्लॉट करेंगे क्रोजियर मेथड के लिए, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पार्ट नहीं है ये. अब देखो बहुत ध्यान से इसको. व्हाट इज दिस? द फर्स्ट ए कंडीशन, इट इज डाइकैरोटिक हाइफी. देख रहे हैं आपको दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, डाइकैरोटिक हाइफी. क्रोजियर मेथड क्या है? इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ASCII इनिशियल. व्हाट इज ASCII इनिशियल? ASCII इनिशियल का मतलब है वो सेल जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे, जो फाइनली ASCII को बनाएगी. ASCII इनिशियल, पहला सेल जो ASCII को फाइनली बनाएगा. अभी बनेगा कैसे? देखो ध्यान से. Look at this. The apical end of the fungi, it will turn into a particular shape. This shape is known as crozier. इस शेप को क्रोजियर बोला जाता है. Now the two nuclei present in the terminal cell, ये जो टर्मिनल सेल है इसके अंदर दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर का. दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन. दोनों को दोनों डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद अब देखिए ध्यान से होगा क्या. डिवाइड करने के बाद उस सेल में 4 न्यूक्लियस बन गए. अब होगा ये सेप्टम फॉर्मेशन होगी. जहां पे मैं दिखा रहा हूँ इस पॉइंट को देखिए, जहां मैंने रेड कलर का शो किया, यहाँ पे इस तरह से सेप्टम फॉर्मेशन होगी. लुक एट दिस, सेप्टम कंप्लीट हो गया. हाँ हाँ जी, हरोड़ा ब्रांच की है.
धारूड़ा ब्रांच के लिए बेटा, रेवाड़ी ब्रांच के नहीं। आलम सर जो है ना वो जूम सेशन पे लेते हैं। आलम सर की जो क्लास होती है वो जूम सेशन पे चलती है, तो धारूड़ा ब्रांच की है। तो लुक एट दिस डायग्राम, यहां पे क्या बना, एक सेप्टम बन गया। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं हैप्लॉइड, दे विल फ्यूज एंड गिव राइज टू डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एंड दिस सेल, ये जो सेल है ये वाला, दिस सेल विल एक्ट एज एस्की इनिशियल। लुक एट दिस, इसमें वही मियोसिस होगी, माइटोसिस होगी, एंड दिस विल फाइनली गिव राइज टू एस्की। ये एस्की बना देगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोजियर मेथड? इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्की इनिशियल। एक इसका दूसरा फंक्शन भी है, फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, for the proper distribution of dikaryotic condition in dikaryotic hyphae। dikaryotic hyphae में जो दो दो न्यूक्लियस है उसमें जो कैसे ग्रो करेगी, ये हम वैसे ये वाला जो पार्ट है ना रेड कलर में जो आपको, ये वाला हम बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ेंगे। क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि डाइक्रोटिक हाइफी लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करती है। तो ये जो है ये हम बेसिडियोमाइसिटीज में ज्यादा बेटर पढ़ेंगे। क्लैम्प कनेक्शन नाम से वहां टॉपिक आएगा, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ इसका फंक्शन क्या है, इट गिव राइज टू द एस्की इनिशियल, इट विल गिव राइज टू एस्की इनिशियल। सो दिस इज नोन एज क्रोजियर मेथड। तो इसका फंक्शन नोट कर लीजिएगा। और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डायग्राम दिखा के आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो है हमारा, टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। बस इसको लास्ट टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प? सो द फर्स्ट टाइप इज, द फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एपोथीशियम। एपोथीशियम। So what is apothecium? When the ascocarp is cup-like or broad plate-like. Broad plate-like. In this case, the asci remain exposed. asci जो है वो exposed रहते हैं. Look at this diagram. इस diagram को देखिए. The shape of the ascocarp is cup shape. कैसी है? Cup shape. और इसके अंदर देख रहे हैं आप, these are present asci. asci. In between the asci, there are present sterile hyphae known as paraphysis. आप इस डायग्राम को देखिए जो साइड पे दिखाया हुआ है। एक तो ये वाली हाइफी है जिसने क्या बना दिया, एस्की बना दिया। इसका मतलब ये फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब ये हुआ कि, बेटा लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। फर्टाइल का मतलब ये हुआ कि ये एस्की बना देती है। लेकिन पैराफाइसिस को देखिए, बीच में जो हाइफी प्रेजेंट है, ये किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं बना रही, मतलब कोई भी स्पोर नहीं बना रही है। तो ये जो हुई, ये आपकी स्टेराइल हाइफी हुई। दिस इज स्टेराइल हाइफी. So in between the fertile hyphae, which give rise to asci, there are present for support paraphysis the sterile hyphae, and the shape of the ascocarp is cup shape. That's why this is known as apothecium. This condition is present in case of Peziza. Apothecium की जो condition है, this is present in case of Peziza. Peziza के case में present रहती है. Second, look at the second method, second type of ascocarp. This is known as perithecium. Perithecium. Now look at this perithecium. Perithecium में क्या होता है? The ascocarp is flask shape. कैसा है? Flask shape का ascocarp आपको मिलेगा. With the terminal opening known as ostiole. जिसको क्या बोला जाता है? Ostiole बोला जाता है. So perithecium, it is present in case of claviceps. Important example है claviceps. And the second, the case of neurospora, जिस पे genetics के बहुत से experiment हुए थे. In both this case, the floss shape, you can see the diagram. Floss shape है. And the mouth of the, this is the mouth. ये आपका mouth है. And this is the neck region. नीचे ये क्या आपका neck region है. In the mouth,
or the neck region, there are present hair like paraphyses present होती हैं. What are these green color structure? These are hair-like paraphyses. Hair-like paraphyses are present near the mouth or neck of the ascocarp. So, किस condition में present है? In case of claviceps and neurospora. And the third type of the ascocarp is clistothecium. The third type, that is, और ये third major type है, हालांकि इसके अलावा भी दो हैं, clistothecium. So you can see in case of clistothecium, it is globose, almost shape इसकी कैसी है, globose and completely closed. इसकी कोई opening नहीं है. अब देख रहे हैं, आपने जो एपोथीशियम पढ़ा, एपोथीशियम में एक्सपोज एस्की थी, पेरिथीशियम में एक छोटी सी ओपनिंग थी ओस्टियोल, लेकिन क्लिस्टोथीशियम में कंप्लीटली क्लोज्ड एस्कोकार्प है, इसके अंदर एस्कस प्रेजेंट है. So this clistothecium, this is present in case of penicillium. This condition is present in case of penicillium, in case of aspergillus, इनके केस में ही प्रेजेंट रहती है. सो ये तीन मेजर टाइप के एस्कोकार्प हैं, एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लिस्टोथीशियम. इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक दिस इज द फोर्थ वन. दिस इज नोन एज एस्कोस्ट्रोमा. एस्कोस्ट्रोमा. एस्कोस्ट्रोमा जो है, ये मॉडिफिकेशन है किसकी? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिथीशियम. पेरिथीशियम की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर है और टर्मिनल ओपनिंग है पेरिथीशियम की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है? इट इज मल्टीलोक्यूलेटेड. मल्टीलोक्यूलेटेड. व्हाट इज एस्कोस्ट्रोमा? इनसाइड द स्टोमा देयर आर प्रेजेंट मेनी चैम्बर्स जिनके अंदर आपके एस्की प्रेजेंट होते हैं. तो एस्कोस्ट्रोमा के केस में क्या होता है, जो एस्की रहती हैं, दे आर एम्बेडेड इन ए सूडोपेरेन्काइमेटस, मतलब स्टोमा के टाइप में उसमें एम्बेडेड रहते हैं. सो दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लियोस्पोरा. प्लियोस्पोरा एस्की बेटा द स्ट्रक्चर इनसाइड. लेट ज्वाइन किया आपने शायद बहुत लेट ज्वाइन किया है. एस्की इज द स्ट्रक्चर इनसाइड व्हिच द स्पोर इज फॉर्म्ड, एस्कोस्पोर इज फॉर्म्ड. एंड द लास्ट टाइप इज हिस्टेरोथीशियम. ये लास्ट दो टाइप हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन वैसे तो देखो टाइप्स पे, इनके टाइप्स पे क्वेश्चन रेयरली ही बनता है, लेकिन आया भी तो तीन मेजर टाइप ही आ जाएगा आपका. हिस्टेरोथीशियम हिस्ट्रेसी फैमिली का ही, जो इसके हिस्ट्रेसी फैमिली का ही जो नाम है उसको नाम दे दिया गया था. इट इज इलोंगेटेड विद स्लिट लाइक ओपनिंग. इलोंगेटेड विद स्लिट लाइक ओपनिंग. देख रहे हैं आप, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके पास स्लिट लाइक ओपनिंग रहती है. स्लिट लाइक ओपनिंग कैसे होती है? जैसे जो हमारी माउथ की ओपनिंग होती है, जैसे स्लिट लाइक ओपनिंग. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज. डिफरेंट टाइप्स के एस्कोकार्प हैं जो एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट है. क्लियर? सो विद दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है. जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए. व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? क्लासिफिकेशन. हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को. फर्स्ट जो है, दैट इज सब क्लास हेमी एस्कोमाइसिटीज. हेमी एस्कोमाइसिटीज. एंड द सेकंड इज सब क्लास यू एस्कोमाइसिटीज. यू एस्कोमाइसिटीज. दो सब क्लासेस हैं इसकी, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हेमी एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प नहीं बनता, हालांकि यू एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनता है, प्रेजेंट रहता है. तो जैसे ईस्ट के केस में कोई एस्कोकार्प नहीं बनता, लेकिन पेनिसिलियम इसके केस में एस्कोकार्प बनता है. सो दीज आर द टू सब क्लासेस जिसमें हम डिवाइड करते हैं एस्कोमाइसिटीज को. सो विद दिस हमारा आज का खत्म हो चुका है. डाउट जो है वो आप प्लीज बोलिए अपने. क्रोजियर मेथड को देखिए, दोबारा समझिए क्रोजियर मेथड क्या है आपका. पहले तो ये समझो क्या होता है कि ये आपकी पहली हाइफी है, ठीक है.
लेट्स सपोज, और ये आपकी दूसरी हाइफी है, ठीक है। इन दोनों में सोमेटोगेमी लगा लो या कोई भी मेथड से लगा लो, प्लाज्मोगेमी हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिजल्टिंग हाइफी जो है, रिजल्टिंग हाइफी में हर सेल में दो दो होंगे। एक तो इस सेल का आएगा जो कलर के हिसाब से मैं शो कर रहा हूँ, एक तो इधर से आएगा, मिस प्लाज्मोगेमी हुई है अभी, अभी कैरियोगेमी नहीं हुई है। और एक न्यूक्लियस दूसरे एंड से आ जाएगा, कलर के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हर सेल में दो क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डाइकैरियोटिक। अब अगला स्टेप क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो अगला स्टेप क्या था, अगले स्टेप में ये था कि फ्यूजन होनी थी, कैरियोगेमी होनी थी, और कैरियोगेमी के बाद एस की फॉर्मेशन होनी थी। कौन सा सेल ये काम करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, एस के इनिशियल, दैट इज नोन एज एस के इनिशियल। तो वो उस काम के लिए यहाँ पे क्रूजियर मेथड चल रहा है। लुक एट दिस, मैं दोबारा रब करके फिर समझाता हूँ। ये वही हाइफी है, ये आपकी वही हाइफी है सेम, ठीक है। टर्मिनल सेल पे सबसे पहले सेल वॉल की या मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बनी, हुक शेप एक्सटेंशन बनी। ये जो हुक शेप एक्सटेंशन बनी है ना, ये क्रोजियर शेप की रहती है। दिस इज द शेप, इस शेप को क्रोजियर शेप बोला जाता है। हुक शेप एक्सटेंशन बनी पहले, आप देख रहे हैं यहां से इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो दो न्यूक्लियाई थे, दे विल अंडरगो डिवीजन, वो क्या हो जाएंगे, डिवीजन शो करेंगे। व्हाइट से व्हाइट बना, ब्लैक से ब्लैक बना। अब तीसरे स्टेप पे क्या होगा, देर इज फॉर्मेशन ऑफ ए सेप्टम, दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेप्टम बन जाएगा, जहां मैं अभी लाइन प्लॉट कर रहा हूं। सेप्टम बन गया। सेप्टम बनने के बाद ये जो सेल है ये कंप्लीटली कट ऑफ कर दिएगा अलग, इसके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, दे विल गिव राइज टू डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, एंड दिस सेल विल एक्ट एज एस्की इनिशियल एंड गिव राइज टू एस्कस। इसके अंदर माइटोसिस से क्या बन जाएंगे, मियोसिस होगी पहले और फिर माइटोसिस होगी और उससे एस्कोस्पोर बन जाएंगे। सो दिस इज द मेथड टू गिव राइज टू एस्की इनिशियल सेल। ये मेथड है जिससे क्या बनता है, एस्की इनिशियल सेल बनता है। क्लियर बेटा। पैराफाइसिस का फंक्शन सपोर्ट का ही रहता है बीच में, वो एम्बेडेड रहती है, सपोर्ट और नरिशमेंट आप कह सकते हैं उसमें हेल्प कर रही हैं। या फिर वो हाइफी जिनका जिनमें जिन जो नहीं फर्टाइल हो पाई, तो उनका बीच में फंक्शन सपोर्ट का ही रहेगा। कोलेटोट्राइकम सही है। So why we many times just study the part that has previously came in exam, मतलब मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। एस्कोग्राफ क्या होता है बेटा, एस्कोग्राफ तो मैंने कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। एस्कोकार्प इज द, एस्कोकार्प क्या होता है बेटा, एस्कोकार्प जो आपका कलेक्शन है, आप इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस, सेंटर वाला डायग्राम को देखिए, साइड पे दिख रहा है आपको एक एस्कस नजर आ रहा है, देयर इज सिंगल एस्कस एंड द कलेक्शन ऑफ एस्कस, एस्कस का जो कलेक्शन है दैट विल फॉर्म ए मास, दिस मास इज नोन एज एस्कोकार्प, इसको एस्कोकार्प बोला जाएगा। मल्टी लोकुलेटेड का मतलब क्या था, इसको देखिए इस डायग्राम को, लुक एट दिस डायग्राम, व्हाट इज दिस केस, पेरिथीशियम। इस केस में आपको दिख रहा होगा अंदर एक ही चैम्बर है, एक ही चैम्बर के अंदर आपकी सारी एस्की प्रेजेंट है, एक ही चैम्बर के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ एस्कोस्टोमा चैम्बर्स का नंबर बढ़ जाता है, जिनके अंदर एस्की प्रेजेंट होती है चैम्बर्स का नंबर बढ़ जाता है। आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पहले तीन ही मेन रहेंगे, फर्स्ट तीन ही आपके मेन टाइप के रहते हैं। बिल्कुल फ्रूटिंग बॉडी होती है बेटा ये। नहीं, यूजुअली सब में यही मेथड मिलता है, क्रोजर मेथड। मैं यूजुअल वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलिए अनफेवरेबल कंडीशन में रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी की पूरी अनफेवरेबल कंडीशन में चल रही होती है।
ईस्ट की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे बेटा, उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। ईस्ट के क्वेश्चन अभी मत पूछिए, नेक्स्ट आप आगे के क्वेश्चन मत पूछिए, आज का जो टॉपिक हुआ है उसमें पूछिए बेटा। क्योंकि आगे का जो हमारा पार्ट है वो तो अभी चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईस्ट का ही है, हम ईस्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में डाउट है तो बोलिए। बिल्कुल एस्को स्पोर तो बनेंगे, क्योंकि आपका एस्को एस्को मर्सिडीज के मेंबर है, एस्को कार्प नहीं बनेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ छोड़ सकते हैं बेटा आप, थर्ड टाइप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड टाइप के केस में क्या है, क्रिस्टोथीशियम। आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में देखिए सारे के सारे एस्की एस्को एक्सपोज हैं, एक्सपोज रहेंगे। और शेप कैसी आ रही है एस्को कार्पी, कप शेप। सेकंड, अगर आपका एस्को कार्प क्लोज है लेकिन एक जगह पे ओपनिंग छोड़ी हुई है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, एक जगह पे ओपनिंग छोड़ी हुई है, दिस इज द सेकंड केस पेरिथीशियम। इसको पेरिथीशियम बोला जाता है। एंड द थर्ड केस क्लिस्टोथीशियम, पूरी तरह क्लोज, एस्को कार्प हर तरफ से बंद मिलेगा, इसको क्लिस्टोथीशियम कंडीशन बोला जाता है। फोर्थ और फिफ्थ इनकी मॉडिफिकेशन है। फोर्थ जो है वो पेरिथीशियम की मॉडिफिकेशन है। पेरिथीशियम के केस में सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट था, एस्कोस्टोमा के केस में काफी लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और बाइट्यूनिकेटेड एस्की मिलता है आपको इसमें। और हिस्टेरोथीशियम के केस में जो एस्की रहती है, सॉरी एस्कोकार्प रहता है, वो कैसा रहता है, इलोंगेटेड रहता है, इलोंगेटेड। बिल्कुल अनऑर्डर्ड केस में मिल रहे हैं बेटा। फॉर द रिलीज ऑफ एस्की, हिस्टेरोथीशियम में जो स्लिट लाइक ओपनिंग है, क्योंकि ओपनिंग नहीं होगी तो एस्की बाहर कहां से निकलेंगे। आप ये क्वेश्चन क्लिस्टोथीशियम में पूछ सकते थे, लेकिन क्लिस्टोथीशियम में क्या होता है कि जब थैलस डिके होता है तब बाहर निकलते हैं वो। द स्लिट लाइक ओपनिंग इज फॉर द रिलीज ऑफ एस्कस, सॉरी एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर के रिलीज के लिए है। डायग्राम में नहीं शो किया गया, ये तो मेरे को डायग्राम बहुत रेयर मिला बेटा। हिस्टेरोथीशियम का डायग्राम मेरे को नहीं मिला कहीं पे भी। ये तो क्या था, हिस्टेरेसी फैमिली का एक मेंबर था, उसमें से मेरे को ये डायग्राम पिक करना पड़ा। इसके डायग्राम नहीं मिल रहे थे मेरे को कहीं पे भी, क्योंकि पहले तीन, जैसा मैंने कहा ना, पहले तीन कॉमन है, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड तीनों कॉमन है। हाँ जी बेटा, अगर आपकी माइटोसिस नहीं होगी तो उस केस में चार ही एस्को स्पोर बनेंगे। हाँ वो ठीक है, तुम्हारी बात, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या है कि टॉपिक की डेफिनेशन में हम सभी कर लेते हैं। ठीक है, आप जिस पॉइंट पे बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, मतलब वो इंपॉर्टेंस नहीं हुई, वो इसका हार्मफुल इम्पैक्ट है। लेकिन क्या है कि उसको मैं पूरे टॉपिक को एक ही उसमें बाइंड अप कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे इस चीज का, इंपॉर्टेंस नहीं हुई है उसकी। लेकिन किसी डिसीज को समझने के लिए उसका होना भी जरूरी है। क्लियर है बेटा, मैं इसके डायग्राम पोस्ट कर दूंगा। अब लास्ट बात मेरी ध्यान से सुनिए, हम ना एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं, हमारे ड्यू डेट से जितने लेक्चर्स हैं हमारे, हम उनसे एक डेट पीछे चल रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर ईस्ट वाला जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली आपको 10-11 बजे तक मिल जाएगा। आप उसको आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई छोटा लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, ईस्ट का लेक्चर है वो। आप इस लेक्चर को पढ़िए, अपना जो शेड्यूल का टाइम है उसमें रखिए, जो आपका शेड्यूल डेली चलता आ रहा है उसी हिसाब से चलिए। रात को 10-11 बजे तक मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्या है कि हम जो पीछे चल रहे हैं हम बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे उसके। नेक्स्ट ईस्ट कल क्लास रहेगी आपकी, लेकिन इनके बिटवीन बिटवीन में आपको एक लेक्चर जो है रिकॉर्डेड दूंगा ईस्ट का। बिल्कुल कल आप 1 बजे तक उसको कंप्लीट कर लोगे आराम से, क्योंकि वो जरा बड़ा टॉपिक नहीं है।
ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में इसको सेंड कर देना। और ये भी आपकी बहुत अच्छी हैबिट मेरे को लगती है, जो आप आपस में हेल्दी डिस्कशन से डाउट सॉल्व कर लेते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि आपके जो डाउट्स रहते हैं आप खुद ही सॉल्व कर लेते हो उनको अच्छे से, और आपने खुद ने नोटिस किया होगा। बेटा इसमें ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या है कि इसका डाटा मतलब थोड़ा सा कंपाइल करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च चल ही रही है ना, इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी लाइफ साइकिल पे, और कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, वो लेक्चर थोड़ा इफेक्टिव तो हो, तो मैं श्योर वो आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको, क्योंकि इसके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा कल। ध्यान रखिए अपना, और जो डाउट हो उनको ग्रुप पे छोड़ दीजिएगा। मैं डायग्राम इसके बाद पोस्ट करता हूँ आपके ग्रुप पे। मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा मैं। बाय बाय बेटा। वेलकम वेलकम। अब देखो स्क्रीन का हल क्या किया होगा। अब तुम लेक्चर में इतना काम कर कैसे लेते हो इतनी मेहनत से। आप बेटा मीटिंग छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि नेक्स्ट बैच आ जाएगा अभी इस पे।